नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज आपने 29 जून को आपने अपना इकोनॉमिक्स नेट का एग्ज़ाम दे दिया है। सभी लोग एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करा है और जो सबसे खास बात जो मैसेज की मुझे लगी कि क्वेश्चन जो है का जो लेवल है ना तो बहुत टफ था ना तो बहुत आसान था, मॉडरेट क्वेश्चन था जैसा कि हम और आप उम्मीद कर रहे थे। दूसरी बात ये जो है मुझे बच्चों से निकल के जो सामने आई, इस बार उनको लगा कि माइक्रो और मैक्रो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। उनका मानना था कि इस बार जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं करेंट इंडियन इकोनॉमिक से, क्वेश्चन पूछे गए हैं बजट रिलेटेड, बजट पूछे गए हैं सर्वे रिलेटेड, बजट पूछे गए हैं डेटाबेस, करेंट डेटाबेस, बजट से, सर्वे से, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से, इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल मिला जुला के आप देखिए, आप ये बदलते हुए ट्रेंड्स जो यूजीसी टाइम टाइम पे ला रहा है उसमें आप कभी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आखिर में किस चीज़ के ऊपर कितना आपको फोकस करें। कई बार आप देखोगे जो क्वेश्चन होता है उसमें माइक्रो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार आप देखते हो कि जब पेपर होता है तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत होते हैं। कई बार आप देखते हो स्टैट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार आप देखते हो कि डेवलपमेंट ग्रोथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर एक्चुअली बैलेंस होना चाहिए और यूजीसी ने भी बैलेंस बनाने का प्रयास किया है, बट इस बार लोगों ने बताया, या एक्चुअली जो है चूंकि ये लोग मेमोरी बेस बता रहे हैं तो एग्जैक्ट काउंट करना कि कितने माइक्रो के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मैक्रो के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान नहीं है। फिर भी काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करा है, उस मैसेज के आधार पर मैं आपसे यहाँ बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप उम्मीद कर रहे थे कि यूजीसी पूछेगा। क्योंकि यूजीसी का जो हमेशा जो ट्रेंड्स देखेंगे या पैटर्न देखेंगे या लेवल देखेंगे वो एक लेवल आगे ही जाता जा रहा है। मतलब कंपटीशन बढ़ रही है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, 100% अपना देना पड़ेगा तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारे तैयारी में अभी कुछ कमी है तो आप अपना 100% देने के लिए अभी से तैयार हो जाइए। देखिए, कभी भी हमेशा इस बात को मैं मानता हूं कि जब एग्जाम 1 महीना हो आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। जब एग्जाम आपका 6 महीना हो, जब एग्जाम आपका साल भर हो, तब आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यही वो समय है कि एक बार अपने को सेल्फ एनालाइज करिए, कहां कहां आपका वीक पोर्शन है, कहां आप असली प्रयास कर सकते हैं। देखो, एक लेवल पे जाके आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है। एक टीचर का काम क्या है, हम लोग एक पूरा का पूरा बेस बनाते हैं, हम लोग डायमेंशंस क्लियर कर देते हैं, हम लोग किसी घर का कॉलम बना देते हैं, हम घर का रो बना देते हैं। उस घर को कितने अच्छे से उसकी आप जो है इंटीरियर सजाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सजाएंगे, कितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, कहाँ पे आप अपने जो है बेसिक चीज़ों में जहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है उसको अपना मजबूत करोगे, कहाँ डेटा रिलेटेड चीज़ों को अपने आप डायरी में, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। एक लेवल पे आने के बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाती है, चीज़ों को पढ़ के आप तेजी से समझने लगते हो। ये पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है कि आपको उस योग्य बनाए कि पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मैं आपको हाथ पकड़ के टॉप करा दूंगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एक अच्छा टीचर वही है जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दे, आपको इस लेवल पे ला दे, टेक ऑफ की स्टेज पे, जहां पर आपको कोई भी चीजें दिक्कत ना है। तो यूजीसी नेट जून 2025 की क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए, जो लगातार हम मैराथन्स क्लासेज ले रहे थे और आपसे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था, मैंने कल के ही क्लास में कही थी कि फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और मैंने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन कराए थे। देखिए, फाइनेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक फाइनेंस कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्या राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया संसाधनों के बारे में, और दूसरा फाइनेंस कमीशन की जो क्रोनोलॉजी पूछी गई है वो चेयरपर्सन की। अगर आप जो है 15वीं फाइनेंस कमीशन तक देखेंगे तो डिफरेंट जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन रहे, उनकी क्रोनोलॉजी यहां पे पूछी गई थी। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये नोट्स के हमारे पार्ट है। फिर देखो, क्रोनोलॉजी ऑफ टैक्सेशन इन कमेटी, ये भी हमारे नोट्स के पार्ट है। आप देखिए, इसमें हम लोगों ने बात की थी जो टैक्सेशन के डिफरेंट कमेटीज बनी है उनकी क्या क्रोनोलॉजी है, कौन कमेटी पहले आई, कौन डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रही है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड रही है, कौन जीएसटी से रिलेटेड रही है, कौन सर्विस टैक्स से रिलेटेड रही है, उसकी क्रोनोलॉजी पूछा गया है। फिर देखिए, एक पूरा का पूरा मैंने आपको मैराथन कराया है क्रोनोलॉजी ऑफ बुक लिस्ट की, आप जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा मैंने आपको सैकड़ों जो है राइटर के नाम उनके बुक लिस्ट के साथ दिए हैं। इसमें देखिए, जो इकोनॉमिक्स पूछे गए थे, गुलनार मिडार से पूछे गए थे, उसके बाद रॉबर्ट सोलो से पूछे गए थे, रेविस से पूछे गए थे, एओ हर्समैन से पूछा गया था। इनकी बुक लिस्ट की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी जो आपने देखा आज के पेपर में। साथ ही अगर मैं आगे चलूं तो इसमें पूछा था
क्रोनोलॉजी ऑफ एफडीआई सेक्टर, जो एफडीआई डिफरेंट सेक्टर में आ रहा है उसकी क्या क्रोनोलॉजी है, किस सेक्टर में कितना आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये भी मैंने आपको कराया है क्वेश्चन को। फिर देखो करेंट अकाउंट के आधार पे कंट्रीज की रैंकिंग पूछ दी गई है। थोड़ा सा देखिए अलग क्वेश्चन है, किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंट्रियां हैं उनको जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट के आधार पे कैसे रैंकिंग करोगे। फिर देखो रोस्टो के स्टेज ऑफ ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, रोस्टो ऑफ ग्रोथ के ऊपर आपकी जो है टेक ऑफ के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर केल्डार स्टेज ऑफ ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए अगर आप मेरी क्लासेज को लगातार इधर देख रहे होंगे तो मैंने हर अपने क्लास में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आपको लगाया है और इंटीग्रेशन के यूज करके बताया। तो यहां पर भी आप देखो मैंने पक्का कहा था कि ये क्वेश्चन कंज्यूमर या प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर आएगा। अगर मेरी लगातार आप पीछे के क्लासेज उठा के देख लें, 5-6 क्लासेज जो भी अभी मैंने रिसेंटली लिया है, हर मैंने मॉक में एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस आपको कराना सिखाया था। इंटीग्रेशन बेस्ड वही क्वेश्चन यहां पे आया है। देखो यहां पे एमएसएमई का जो है डेफिनेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड टर्नओवर के ऊपर कैसे हम यहां पे जो है बांटते हैं, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो कल का क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो कल मैंने सोलो के मॉडल को मैंने कराया था कल वाले क्लास में, मतलब 28 तारीख के क्लास में आप जाके देख लीजिए मैराथन वाली क्लास में, कल वाले क्लास में जो मैंने एमसीक्यू कराया है। कल मैंने आपसे बताया था कि इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द पर कैपिटा इनकम एंड स्टेडी ग्रोथ और इफेक्ट ऑन सीबी ऑन स्टेडी स्टेट ग्रोथ मैंने बहुत अच्छे से कराया। देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है सेविंग रेट का, और क्या इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ का ऊपर, ये स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कल के ही क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन कराए थे, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा था आएगा, इस बार प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। फिर देखो फीचर्स ऑफ पब्लिक डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सार्वजनिक ऋण है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आया है। फिर इसी तरह देखो फीचर्स ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हो तो ये माइक्रो का भी पार्ट है, इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, ये आपका पब्लिक फाइनेंस में भी आ जाता है। तो यहां पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पब्लिक फाइनेंस में अगर आओगे तो वैगनर लॉ के ऊपर जो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो कोच थ्योरम, देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोच थ्योरम उसकी विशेषताएं या जो है प्रॉपर्टी राइट के विषय में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो इस बार भी आप देखोगे कोच थ्योरम के ऊपर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, और कोच थ्योरम हमेशा ही यूजीसी का सबसे फेवरेट पार्ट रहा है। किसी भी आप देखोगे सेट का या फिर नेट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, कोच थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू क्लासिकल बेसिक एजम्पशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यू क्लासिकल के क्या एजम्पशंस है, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कैसे यूज करता है, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, इसके टूल्स क्या हैं, किस तरीके से रिसेशन को, किस तरीके से आप जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आप देखिएगा इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके डिफरेंट टूल्स क्या है, किस तरीके से वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। फिर देखो कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी था, और 2 कंप्रीहेंशन में एक कंप्रीहेंशन मॉनेटरी पॉलिसी पे था। तो देखिए जो कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर कंप्रीहेंशन आया था और दूसरा क्वेश्चन आया था मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा गया था बजट डेफिसिट रिलेटेड, तो जो आपके बजट में डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन बच्चों ने हमको भेजा है। इस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आज के पेपर में पूछी गई थी। ओके, फिर देखो रेशनल एक्सपेक्टेशन, जो रेटेक्स का मॉडल है, न्यू क्लासिकल जो है मॉडल है, जो रॉबर्ट लुकस का मॉडल है, उसको आप रेशनल एक्सपेक्टेशन रियल बिजनेस साइकिल आप कहते हो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। आईएसएलएम मॉडल के ऊपर एज एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से ओकुन्स लॉ के ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओकुन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके भी विषय में मैंने कल ही बात की थी, कल या परसों वाले जो क्लास में आप देखिएगा ओकुन्स लॉ के ऊपर। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो स्टैटिस्टिक्स में जो आप लोग करते हो ना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां पे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखो इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन द प्रोड्यूसर प्राइसेज, प्रोड्यूसर प्राइसेज के ऊपर क्या लमसम टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर पूछा था। और न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ एमपीसी, देखो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी मैंने मैराथन क्लास बेसिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए, हर बार देखिएगा आप लोगों के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने हमेशा कंजम्पशन के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, एमपीसी के ऊपर या फिर एक्सेलरेटर के ऊपर मैंने हमेशा ही कराए हैं। एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर फिर से पूछा है। हैरेड-डोमर मॉडल के ऊपर ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एज एक्सपेक्टेड के आप देखोगे सोलो के ऊपर और हैरेड के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। इसी के ऊपर तरह से आप देखोगे एक क्वेश्चन कोरिलेशन के ऊपर पूछा गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पैरेटो एफिशिएंसी के ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो कई बार से नहीं पूछा जा रहा था। तो पैरेटो एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक देखो कल ही हमने बात किया था नॉर्मल गुड के रिलेटेड और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा इस पर रिलेटेड,
कल ही के क्लास में मैंने बात किया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, और प्रॉपर्टी राइट कोच थ्योरम के ऊपर, जैसे कि मैंने बात की कि कोच थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन पूछे गए। स्टॉल्पर्स एमुल्सन के क्वेश्चन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से पूछे गए। डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है क्लासिकल मॉडल में, तो एक बात ध्यान से देख लो कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की जब बात होती है तो क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट डिमांड और किन्सियन एग्रीगेट डिमांड में कोई फर्क नहीं है। जो सिर्फ अंतर जो होता है किन्स और क्लासिकल का, वो ये सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई को लेकर होता है। किन्स में और क्लासिकल में आप देखोगे एग्रीगेट डिमांड में लेके कोई फर्क नहीं है, और यहां पे बात की गई है कि क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड कैसे प्रभावित होगा। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमको भेजा हुआ था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों से। जैसा मैंने आपसे कहा, पहले ही बात किया कि उनका ये मानना था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब की माइक्रो और मैक्रो बेस्ड नहीं है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और इंडियन इकोनॉमिक्स के आपके बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के जो बजट और सर्वे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है डेटाबेस, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बात तो पक्का समझ लो, जो ये यूजीसी का जो नॉर्म्स है या जो चेंजिंग पैटर्न है उसको आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको बस एक ही काम करनी पड़ेगी, 100% सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा होता था आज के 7-8 साल पहले कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते थे और 60% सिलेबस को जब वो कवर कर लेते थे अच्छी तरीके से, तो हम लोग फोरकास्ट करते थे कि तुम्हारा नेट निकल जाएगा, 80% कवर करने पे उनका जीआरएफ निकल जाएगा। बट आज के सिचुएशन में आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि हम पूरा का सिलेबस कवर ना करें और हम नेट जीआरएफ क्रैक कर जाए। पूरा सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पूरा का पूरा फोकस करने पड़ेगा। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो अब आपका जीआरएफ नहीं निकलेगा। तो 100% देना है, अभी से कमर कसनी है कि अभी से हम कमर कसें और कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। अगर अभी से आप कमर कसना शुरू कर दोगे, अभी से आप तैयारी शुरू कर दोगे दिसंबर वाली, अभी से आप तैयारी कर दोगे जून 26 वाली, तो जो 6 महीना या 1 साल का समय उसमें आप जीआरएफ क्रैक करोगे। तो अभी से जग जाओ, अभी से जगोगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। 1 महीना पहले जग के आप बहुत बड़ा रेडिकल चेंज नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यही वो समय है जिसमें अपना 100% दे, अपने आप का सेल्फ एनालाइज करिए। जिन्होंने पेपर अच्छा किया है, जिन्होंने पेपर दे के आया, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस तरह का पेपर मैंने किया है, क्या रिजल्ट आने वाला है। वो तो जब यूजीसी अभी अपने जो आंसर शीट जारी करेगी, रिजल्ट, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 1-2 दिन तक पूरा रेस्ट कर लो, उसके बाद अपने क्षमताओं का 100% प्रयोग करना। इकोनॉमिक्स में तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ताकि जब तुम सेलेक्ट भी हो ना तो बच्चों को अपना 100% दो, एक आदर्श टीचर के रूप में आप स्टेब्लिश हो सको। तो चलो कमर कस लो, 2 दिन का पूरा रेस्ट करो, डोंट वरी, जो हो गया हो गया, उसके विषय में हमको नहीं सोचना है। आगे जो करना है उसके विषय में हम सोचना है। हम आपके साथ हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर एक बार नोट कर लीजिए, एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, 6307374827। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।